स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों, हमने इससे पहले लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के विभिन्न उपागम हैं उनके बारे में चर्चा की थी। वो आपका यथार्थवादी था, आदर्शवादी था, नव यथार्थवादी था, व्यवस्था सिद्धांत था और उदारवादी था। और उसके बाद हमने राष्ट्रीय हित की अवधारणा के बारे में जिक्र किया कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और आज हम करेंगे शक्ति के बारे में, पावर के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई पावर क्या चीज़ है और कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या महत्व रखती है, कैसे ये संबंधों को प्रभावित करती है और इसके सोर्स क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। राष्ट्रीय हित और शक्ति दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अगर आपके पास शक्ति है, पावर है, तो आप क्या है, राष्ट्रीय हित अपने आप, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति अपने आप होने लगेगी अगर आपके पास पावर है तो। ठीक है ना। तो क्या है कि हर एक देश शक्तिशाली बनना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है, और जो पावरफुल है वो अपनी यथास्थिति रखना चाहता है कि भाई मेरी स्थिति ऐसी पावरफुल बनी रहे। क्योंकि जब आप शक्तिशाली होंगे तो आपके हित अपने आप पूरे होंगे। और साथियों, पावर एक ऐसी चीज है कि एक समय के बाद ना आपको पावर इकट्ठी भी करनी है और इसका प्रयोग भी करना है ना। शक्ति को इकट्ठा करना है और इसका प्रयोग भी करना है। शक्ति का प्रयोग, अगर प्रयोग नहीं करोगे तो फिर ऐसी शक्ति किसी काम की नहीं है। तो जैसे आपका चीन है, चीन धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहा है, तो ये अपनी अपनी पावर का प्रयोग भी करता रहता है, जताता रहता है। ठीक है, खासतौर पे अमेरिका को दिखाता रहता है कि मैं शक्तिशाली होते जा रहा हूँ, मैं पावरफुल होते जा रहा हूँ। और एक समय, एक सीमा के बाद शक्ति जब एक सीमा के पास पहुंच जाती है तो फिर इसके प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, इसके प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आज क्यों ये अपने आप क्यों स्लाइड चेंज हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो इसी चीज़ का हम आज डिटेल में अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एमए और बीए, ठीक है ना, पोल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस है ना, पोल साइंस, शॉर्ट में पोल साइंस बोल देते हैं, कर रहे हैं, और या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उनके लिए मेरा चैनल महत्वपूर्ण है, मेरा लेक्चर इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अदरवाइज आप ये लेक्चर छोड़ के, ये क्लास छोड़ के जा सकते हैं, आपको कोई विशेष लाभ इससे होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एमए, बीए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई पावर क्या चीज़ है। ठीक है साथियों, एक बात। दूसरी बात ये है कि साथियों, हम, मेरे पास जो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशन का पूरा कोर्स करवाऊँ, ठीक है ना, का पूरा कोर्स मैं आपको करवाऊँ, ठीक है ना, कोर्स पूरा करवाऊँ विद एमसीक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू के साथ, ठीक है ना। जहाँ भी कोई डाउट होगा, जो बचेगा, अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एमसीक्यू पीवाईक्यू के अंदर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले 35 से 40-45 दिन, ठीक है ना, 40-45 दिन मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ और हमारी सारी चर्चा सेम इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशन पे होगी, ठीक है ना। किस पे होगी? इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशंस पे होगी। तो अगले 40-45 दिन तक मैं आपको सिर्फ यही करवाऊंगा। तो साथियों, दूसरा, ये तो मेरा कार्य हो गया। आप लोगों का क्या कार्य है? आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है ना दोस्तों। हमें
इस 40-45 के दौरान 500 प्लस सब्सक्राइबर करने हैं, है ना। हमें हमारी जो फैमिली है, प्रोफेसर की क्लास फैमिली, इसमें 500 प्लस तक हमें इसको लेके जाना है। इसके अंदर मेरा कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है साथियों कि मुझे बहुत पैसा मिलने लगेगा या बहुत ज़्यादा पैसा, तो खैर मिलेगा ही नहीं, पैसा तो 1 रुपया, 1 चवन्नी भी नहीं मिलेगी इसके अंदर। लेकिन दोस्तों क्या होगा, जैसे ही हम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, है ना, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो क्या होगा कि लाइव वीडियो का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइव वीडियो के अंदर क्या है कि भाई मैं इधर आपको समझा रहा हूँ, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप उसी समय मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। या कोई चीज़ मेरे से छूट रही है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आउट ऑफ सिलेबस है या सिलेबस के अंदर नहीं है, या इस तरह का कोई भी मामला होगा, तो आप वो मेरे से कर सकते हो लाइव सेशन के अंदर में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि दोस्तों 500 प्लस, इसमें 40-45 दिन के अंदर में हमें 40 से 45 दिन के अंदर में हमें ये 500 प्लस सब्सक्राइबर करने हैं, ठीक है ना। तो ये टारगेट आप लोगों का है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अब चालू करते हैं अपनी क्लास। पावर, शक्ति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण अवधारणा है शक्ति। हर एक देश चाहता है अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति चाहता है, और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति किससे होती है? शक्ति से होती है, पावर से होती है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना, शक्ति का प्रदर्शन करना और शक्ति में निरंतर वृद्धि करते रहना है। मतलब आपका क्या उद्देश्य है? आप शक्ति प्राप्त करेंगे, फिर उस शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि आपका चीन और उत्तर कोरिया, ये शक्ति का प्रदर्शन करता है और शक्ति में निरंतर वृद्धि करते रहेंगे, ठीक है ना। चीन की तरह कि उसमें हमेशा अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाते रहना है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र का यही उद्देश्य है, ठीक है ना। क्योंकि जब इस उद्देश्य की पूर्ति होती है तो राष्ट्रीय हित वाले जो उद्देश्य है वो उसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। क्या होता है? उसके राष्ट्रीय हित की पूर्ति, आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है, तो क्या होगा? आपके राष्ट्रीय स्थिर हित क्या होंगे? भौगोलिक सुरक्षा होगी, कि मतलब आपका जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण ना करे, ठीक है ना। एकता, अखंडता, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? ये आपके प्रमुख राष्ट्रीय हित हैं। तो जब आप पावरफुल होंगे तो आपको इसकी मजाल है कि आपके देश के ऊपर आक्रमण करे, ठीक है ना। कौन आपकी अखंडता को तोड़ेगा? कौन आपकी संप्रभुता को चुनौती देगा? कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसीलिए शक्ति प्राप्त करना प्रत्येक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क या कार्यों को प्रभावित करता है। अब दोस्तों अगर आपके पास पावरफुल है ना, पावर है, ताकत है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने जो आपके साथी हैं, आपके पड़ोसी हैं या अन्य कोई है, तो आपके उसके कार्यों को प्रभावित कर सकते हो। जैसे कि अमेरिका क्या करता है? कमजोर देशों के कार्यों को प्रभावित कर देता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो, अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की क्या औकात है? क्या वर्ल्ड में कोई औकात नहीं है, और उसको कौन प्रभावित करता है? चीन करता है। पहले अमेरिका करता था, अब कौन करता है? चीन करता है। तो ये कमजोर देशों को प्रभावित कर सकते हैं आप, अगर आपके पास ताकत है। लेकिन अगर ताकत नहीं होती, क्या पाकिस्तान किसी अमेरिका को प्रभावित कर सकता है? क्या इंडिया को या चीन को प्रभावित कर सकता है? रूस को प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यही है, आपके पास अगर ताकत है, आपके पास शक्ति है, तो आप दूसरे के मस्तिष्क और कार्यों को प्रभावित कर सकते हो और अपने उद्देश्यों के अनुकूल बना सकते हो, ताकि क्या हो सके? आपका उद्देश्य पूरा हो सके साथियों। यही पावर होती है, ठीक है ना। पावर मनोवैज्ञानिक भी होती है, ठीक है ना। क्या होता है? पावर मनोवैज्ञानिक भी होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को थप्पड़ लात गुस्सा मारा तो वही पावर है। पावर मनोवैज्ञानिक तरीके से भी कार्य करती है। राष्ट्रीय शक्ति क्या है? व्हाट इज द व्हाट इज नेशनल पावर? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु माना है, मतलब बहुत इंपोर्टेंस रखता है ये किसी भी राष्ट्र के लिए, जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि भाई राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित के आस पास ही विदेश नीति सेट होती है, ठीक है ना। क्या होती है कि अगर अगर किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति घट रही है किसी सम्मेलन समझौता करने से, तो वो समझौता वो नहीं करेगा, वो राष्ट्र वो समझौता नहीं कर सकता। लेकिन उसके राष्ट्रीय हितों में वृद्धि हो रही है तो वो समझौता करेगा, ठीक है ना। उसके राष्ट्रीय हितों में या उसकी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि हो रही है तो वो समझौता 100% वो करेगा ही करेगा।
मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके द्वारा, जिसके आधार पर, ठीक है ना, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव या नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, ठीक है ना। तो मॉर्गनथाउ क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वो शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों को, ठीक है ना, जो वो कार्य कर रहा है उसके व्यवहार को और उसकी पॉलिसी जो नीति बना रहा है उस पर क्या करता है, प्रभावशाली नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पे वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है, ठीक है ना। क्या करता है, दूसरों की इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है साथियों। अब ये कुछ डेफिनेशन है, इनको समझेंगे एक बार। पैडलर, फोर्ड तथा लिंकन के अनुसार यह शब्द राष्ट्रीय शक्ति शब्द, ठीक है ना, राष्ट्रीय शक्ति की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है। तो पैडल फोर्ड क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शक्ति जो है भौतिक, सैनिक और सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं सामर्थ्य का योग मान सकते हैं। किसका योग, शक्ति का और सामर्थ्य का, जो एक राष्ट्र को राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। हार्टमैन के शब्दों में क्या, राष्ट्रीय शक्ति में यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली व निर्बल है या अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करने की दृष्टि में कितनी सक्षमता है। तो ये क्षमता से इसका तात्पर्य लगा रहे हैं कि भाई किसी राष्ट्र में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता कितनी है। अगर ज़्यादा क्षमता है तो ज़्यादा शक्तिशाली है, कम क्षमता है तो कम शक्तिशाली है, ठीक है। आर्गेन्स्की लिखते हैं कि अपने हितों को अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम क्या है, शक्ति है। मतलब आप दूसरों के व्यवहार को अगर प्रभावित कर लेते हैं तो इसी योग्यता को शक्ति कहते हैं, ठीक है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों ना हो, परंतु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा। और कोई राज्य है, वो कोई बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत सारे संसाधन है, लेकिन वो दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को, दूसरे राष्ट्रों के नीतियों को अगर वो प्रभावित नहीं कर सकता तो उसे शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। क्या, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। जार्ज श्वार्ज़बर्गर ने शक्ति को अपनी इच्छा का दूसरों पर आरोपीकरण तथा आज्ञा पालन की स्थिति में प्रभावकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की क्षमता कहा है। आपका हॉस के शब्दों में शक्ति वह बल है जो राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों पर डालता है, प्रयोग करता है। तो ये सारी चीजें लगभग, इसमें एक ही चीज आपको इन सारी परिभाषा में एक चीज जो कॉमन है वो है दूसरों को प्रभावित करना। क्या, दूसरों को प्रभावित करना, उसके व्यवहार को अपने अनुकूल बनाना, उसकी नीतियों को अपने अनुकूल बनाना। आप जितनी भी डेफिनेशन देख रहे हैं सब में क्या है, प्रभाव डालना, उसके व्यवहार को और उसकी नीतियों को अपने अनुकूल बनाना ही क्या है, शक्ति है, ठीक है ना साथियों। तो ये याद रखना। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। एक राष्ट्र राज्य कई सारे तत्व होते हैं, ठीक है, कई सारे पावर तत्व होते हैं एक राष्ट्र में या एक राज्य में, कई सारे तत्व होते हैं। राष्ट्र राज्य को राष्ट्र राज्य को क्या बोलते हैं, पावरफुल बनाते हैं। जैसे विशाल क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, विकसित औद्योगिक संस्थान, धन संपदा, उर्वरकता आदि। हालांकि इसमें से कोई एक तत्व ऐसा नहीं है जिसे राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए, ठीक है ना। मतलब कोई एक ऐसा तत्व नहीं कह सकते कि जिससे राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। अब सभी तत्वों की बराबर उतनी ही महत्ता है जितनी कि अन्य सभी तत्वों की, ठीक है ना। हो सकता है कोई तत्व कम शक्तिशाली हो सकता है कोई तत्व बहुत अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन इसमें क्या है कि सभी तत्व इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब पहले ये धारणा था कि भाई जनसंख्या जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, फैक्टर है, जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन नहीं, आज की डेट में जनसंख्या इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, ठीक है ना। क्योंकि अब युद्ध के एक नए नए साधन आ गए हैं। आपका अणु बम, परमाणु बम, न्यूक्लियर पावर जो है, उसकी वजह से क्या हो गया है कि ये जो अवधारणा है ना ये वाली की क्या बोलते हैं, जनसंख्या ज्यादा होगी तो देश ज्यादा शक्तिशाली होगा, अब वो नहीं रह गई है, ठीक है ना। वो क्या, अब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, ठीक है।
तो अब समझ उसके बाद क्या है, क्या यहीं पे थे? नहीं, चेंज हुआ है। हाँ, उदाहरण के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश अधिक है, फिर भी वो शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर संसाधन कम पड़ जाएंगे, फिर अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जैसे ब्राज़ील का आकार काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका व भारत से शक्तिशाली नहीं है। मतलब अगर क्षेत्रफल भी ज़्यादा है तो वो भी मैटर नहीं करता। स्विट्जरलैंड के पास आधुनिक सेना है, फिर भी वो राज्य अन्य राष्ट्रों की तुलना में कम शक्तिशाली है। विशाल क्षेत्रफल और विशाल जनसंख्या होते हुए भी 1940 तक चीन अत्यंत कमजोर राष्ट्र था, परंतु आज वह एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। ऐसा इसीलिए नहीं कि चीन ने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सही तरीके से किया। संसाधनों का होना ही शक्ति का परिचय नहीं देता, बल्कि उसका उचित उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शक्ति को मोटे तौर पे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है भाई। प्राकृतिक, सामाजिक और प्रत्ययात्मक। प्राकृतिक तत्वों में भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन तथा जनसंख्या आते हैं। ठीक है ना, तो प्राकृतिक तत्वों में क्या, भौगोलिक विशेषता क्या है, उसको प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से मिले हैं और जनसंख्या कितनी है। सामाजिक तत्वों में आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा और राष्ट्रीय मनोबल है कि नहीं है। ठीक है ना ये। और प्रत्ययात्मक तत्वों में नेतृत्व वर्ग के आदर्श, बुद्धि व दूरदर्शिता आते हैं। मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति 2 प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया है। वे तत्व जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी हैं तथा वे जो निरंतर परिवर्तन से प्रभावित रहते हैं। इन दोनों वर्गों में समाविष्ट राष्ट्रीय शक्ति के तत्व मॉर्गनथाउ के अनुसार 9 है। भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारियां, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति का गुण और सरकार का गुण। ठीक है ना। विलियम एविंस्टीन के विचार में राष्ट्रीय शक्ति जनसंख्या, कच्चे माल अथवा ऐसे ही अन्य संसाधनों के योग से भिन्न होती है। एक राष्ट्र की शक्ति केवल मात्रात्मक न होकर गुणात्मक भी होती है। गुणों पे भी बात कर रहे हैं। जो मित्र राष्ट्रों की संख्या, नागरिकों की देशभक्ति, उसके मनोबल, संस्थाओं के लचीलेपन, तकनीकी ज्ञान, रहस्यों को गुप्त रखने तथा कष्ट सहने की क्षमता जैसे अमूर्त गुणों का परिणाम होती है। तो इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ के राष्ट्रीय शक्ति के बारे में बताया है। स्टीफन वी जोन्स ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माणक तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। भौगोलिक संसाधन या यथा आकार, जलवायु, स्थल, रूपरेखा। ठीक है ना। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के भौगोलिक आधार पर इन्होंने आकार, जलवायु कैसी है वहाँ की और स्थल की रूपरेखा कैसी है। प्राकृतिक संसाधन जिसमें खनिज पदार्थ, कच्चा माल और उपज ये सब आएंगे। मानवीय संसाधन के अंदर में जनसंख्या और राष्ट्रीय जाति विन्यास आदि। और सामग्री संसाधन में क्या होगा, भंडार, शस्त्र सामग्री, पूंजी तथा राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है। पामर तथा पार्किंस ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर मानवीय तथा मानवीय वर्गों में विभाजित किया है। गैर मानवीय तत्वों में भूगोल हो गया, प्राकृतिक संसाधन को शामिल किया गया है, और मानवीय तत्वों में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएं, मनोबल और नेतृत्व को शामिल किया गया है। तो इनको पढ़ लो। वैसे यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है। अब शक्ति के आवश्यक तत्व हैं, ये सारे शक्ति के आवश्यक तत्व हैं। भूगोल है, जलवायु, स्थलाकृति, ये सारी चीजें हैं। एक बार इनको हम ऊपरी तौर पे देख लेंगे। अब भूगोल के अंदर में क्या क्या आएगा भाई, क्षेत्रफल, कि भाई आपका क्षेत्रफल कितना है, जलवायु कितनी, स्थलाकृति कितनी, अवस्थिति क्या है, कि मतलब वो कहाँ सिचुएशन है। अब जैसे कि हम भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। देखते हैं भारत का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा, विशाल है। और ऐसा है कि मतलब ये अपने देश में हमारे देश में इतना अनाज होता है, इतनी चीज़ें होती हैं, इतने तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं, और इतने संसाधन, मतलब आपके कच्चा माल वगैरह, खनिज पदार्थ भी हमें अच्छा खासा उपलब्ध हो जाता है। तो वो क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमारी शक्ति को बढ़ाता है। क्या होता है, हमारी शक्ति को बढ़ाता है। तो हमारे पास खाद की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। हमारे पास खनिज संसाधनों की दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हुई हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज़मीन कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा क्षेत्रफल बहुत संतुलित है, बहुत अच्छा है। ठीक है। और एक अच्छा खासा
अच्छा खासा तालमेल है भारत के भूगोल में। अगर आप देखते हैं तो जलवायु क्लाइमेट भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें 12 महीने सर्दी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। नहीं, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी फसलों के लिए नुकसान होगा, अत्यधिक ठंड पड़ेगी तो ऐसे में कार्य करने में दिक्कत आएगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी दिक्कत है। तो जलवायु ऐसी होनी चाहिए, जलवायु का प्रभाव पड़ता है शक्ति के ऊपर, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान की जलवायु ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है, मिली जुली है, तीनों क्लाइमेट यहाँ पे मिलते हैं। स्थलाकृति कैसी है हमारी, तो आप उत्तर में हम तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं, तो तीनों तरफ से हमें क्या मिलती है, समुद्र हमें सुरक्षा देता है। एक तरफ हमारा क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, क्या है, हिमालय पर्वत, जो हिमालय उधर से हमारे लिए एक नेचुरल बाउंड्री का कार्य करता है। क्या करता है, नेचुरल बाउंड्री का कार्य करता है हिमालय पर्वत। तो हमें वहां पे भी एक प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है ना, क्या मिल जाती है, प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है। पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जरूर पाकिस्तान की तरफ से हमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, वो समस्या रहती है, लेकिन पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है हमारे हिंदुस्तान के सामने। पाकिस्तान को हम जब चाहे 3 बार तो धूल चटा ही चुके हैं, और बाकी जितनी बार वो चाटना चाहे वो आ सकता है। तो ये अब स्थिति, वो स्थित कहाँ है, अब भारत को आप देखते हो, भारत एशिया की बिल्कुल सेंटर में है। कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में। जिधर से एक तरफ ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो एशिया एशिया देश हो गए। आप पश्चिम में देखते हो तो दक्षिण क्या बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और आप इधर देखते हो पूर्व में जाते हो तो कौन से हैं, वहाँ पे आसियान देश है। तो हमारी स्थिति कहाँ है, बिल्कुल बीच में स्थित है, ठीक है। और हिंद महासागर में किसी को भी जाना है, किसी को भी व्यापार करना है तो हिंद महासागर से जाएगा। तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत है पूरे वर्ल्ड में और एशिया में। तो ये क्या है, ये भूगोल भूगोल कैसे आपकी पावर को बढ़ाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में खाद्य सामग्री आती है और कच्चा माल आता है। क्या आता है, खाद्य सामग्री और कच्चा माल आता है। तो खाद्य सामग्री में हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास कितने तरह के हर तरह की फसलें उगती हैं, चाहे वो आपका गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा हो, उसके अलावा गन्ना हो गया, चाय की खेती होती है यहाँ पे नारियल, बहुत सारे फलों की खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है। तो हमारे यहाँ पे खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, कभी दिक्कत अब आती नहीं। हमारे पास बहुत अच्छा खासा स्टॉक रहता है। जब कोविड महामारी के अंदर में, ठीक है ना, कोविड जब आया तो 2019 में ही था, लेकिन उसका फर्क 2020 में सबसे ज़्यादा पड़ा था। सबसे सारे देश इसकी चपेट में आ गए थे, सबके पास खाने के लाले थे, खाने के नहीं, खाने के लिए लाले पड़ गए। लेकिन भारत ऐसा था, भारत जिसने अपने नागरिकों को फ्री में खाना दिया था। क्या दिया था, फ्री में खाना दिया था, फ्री में खाद्य पदार्थ दिया था, खाद्य पदार्थ दिया था, ठीक है ना। तो भारत की स्थिति कितनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति में भी 6-6, 7-7, 8-8 साल भर तक फ्री में खाना बांटा गया था सरकार की तरफ से। तो ये बहुत, खाद्य सामग्री, प्राकृतिक संसाधन का होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कच्चा माल मिलता है कि नहीं मिलता है रे भाई, तो कच्चा माल भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा मिलता है। हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोयले की खाने हैं। हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका, थोरियम, थोरियम जैसा एक बहुमूल्य पदार्थ हमारे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा लकड़ी, हमारे यहाँ पे लकड़ी प्रचुर मात्रा में है। तो ऐसी कोई कच्चा माल भी हमारे पास बहुत सारा है। लेकिन कच्चा माल होने के साथ साथ अगर अगर इसके साथ तकनीक मिल जाए ना, तकनीक, तो फिर आप राजा हो। क्या हो, फिर आप बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। फिर आप क्या हो जाओ, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओगे, आर्थिक रूप से क्या हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। कच्चे माल के साथ तकनीक जरूर नहीं चाहिए, अदरवाइज कच्चा माल आपको क्या करेंगे, विकसित देश आपका यूज करेंगे। विकसित देश, आपने केंद्र और परिधि, मैंने आपको समझाया था ना। तो केंद्र के देश क्या करते हैं, परिधि से क्या करते हैं, परिधि से कच्चा माल लेते हैं, कच्चा माल लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको तैयार माल परिधि को बेचते हैं। तो लेते कम रेट पे हैं और बेचते उच्च रेट पे हैं, और बीच का जितना होता है वो मुनाफा कमा जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास तकनीक है, आपके पास तकनीक है, तो आप वो मुनाफा आप कमा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये दो चीजें बहुत महत्व रखती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, खाद्य सामग्री और कच्चा माल। फिर उसके बाद तकनीक आती है, फिर सैनिक तकनीक। सैनिक, आपकी सैनिक जो होती है ना, सैन्य व्यवस्था, नवीन तकनीक पे आधारित होनी चाहिए, नवीन तकनीक पे।
अब चाइना देखो ना, चाइना 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 का जो हथियार होता है ना, वो राम भरोसे होता है, राम भरोसे होता है। पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को देता है ना, वो बम फटता ही नहीं है, बम बम फटता ही नहीं है, मिसाइल दगती ही नहीं है, मिसाइल दगती नहीं है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी चाइनीज पटाखे, इस तरह के सामान बहुत चाइना लेके आता है ना, लेके आता है ना। लेकिन क्या है कि उसकी क्वालिटी उसकी बेकार होती है। तो सैनिकों को आपको क्या होगा, आधुनिक बनाना होगा, आधुनिक आधुनिक बनाना होगा। अब एक बार मुझे वो डेट याद नहीं है, वह ये था कि पाकिस्तान ने शायद सियाचिन सियाचिन में सियाचिन में क्या किया था कि कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया था। क्या किया था, कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया था, और वहां पे अपने कुछ बंकर बनाने चालू कर दिए थे। वहां पे कुछ अपने मतलब रहने के लिए चौकियां चौकियां कहते हैं ना, चौकियां बनानी चालू कर दी थी। अब भारत को खबर हुई, तो सियाचिन में का जो तापमान होता है ना, वो -15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। वहां पे आप ये वाले कपड़े काम नहीं करेंगे, वहां पे ये जैकेट वैकेट काम नहीं करेगी, वहां के लिए स्पेशल कपड़े चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा कपड़े ओढ़ लोगे तो फिर आप लड़ नहीं सकते, ठीक है ना, आप चल नहीं सकते, आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे कपड़े चाहिए जो बिल्कुल पतला हो, उसका फाइबर बिल्कुल पतला हो और गर्माहट दे, और ताकि आप अपने बंदूक हथियार वगैरह चला सकें, ठीक है ना। ज़्यादा कपड़ा पहनेंगे तो उठाएंगे कैसे, उठाने में दिक्कत होगी, हाथ उठेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा, हाथ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ यहाँ तक तो कपड़ा मोटा मोटा कपड़ा लदा रहेगा। लेकिन वो जो -15 डिग्री टेम्परेचर में लड़ने वाला कपड़ा होता है, तो वो जो होता है वो पतला होता है, लेकिन उसमें गर्माहट बहुत होती है। तो ये एक देश बनाता था, तो भारत ने उससे कहा कि भाई हमें इतने दे दो, हमें इतने सूट दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन फिर उसने कहा जी ऐसा है कि अभी हम किसी और का ऑर्डर पूरा कर रहे हैं, आपको हम 2 साल बाद देंगे। तो हिंदुस्तान ने पता किया किसका ऑर्डर पूरा कर रहे हैं, तो पता चला कि पाकिस्तान का ऑर्डर पूरा कर रहे हैं। अब भाई समस्या हुई कि भाई अब क्या किया जाए। तो भारत सैनिकों ने डिसाइड किया कि हम इन्हीं कपड़ों को पहन के और ऊपर पहाड़ों ऊपर की तरफ सियाचिन की तरफ चढ़ाई करेंगे। तो ठीक है भाई, तो भारतीय सैनिक चल पड़े, एक टुकड़ी चली गई। इन टुकड़ियों को कहा गया था कि आप वायरलेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, रेडियो जो होता है ट्रांजिस्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने वायरलेस यूज किया तो पाकिस्तानियों जो वहाँ पे जो पाकिस्तान है उनको पता चल जाएगा कि आसपास कोई है, ठीक है ना, उसमें से जो वेव होती है उससे पता चल जाएगा कि कोई है। उन्होंने कहा ठीक है हम यूज नहीं करेंगे। तो भाई ये रास्ते में गए, तो दिक्कत क्या हुई कि वहां पे इतनी ठंड थी कि एक आदमी बीमार हो गया और उसके फेफड़ों में पानी भर गया। अब इतनी ज़्यादा ठंड में अगर आप जाएंगे ना, तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है ना, ये दिक्कत आएगी कि आपके ज़्यादा ठंड की वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। आपको अब उस आदमी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इन्होंने वायरलेस में फ़ोन मिलाया कि भाई ऐसे ऐसे एक आदमी हमारा बीमार हो गया है और हम इसको नीचे भेज रहे हैं। भाई ठीक, अब इन्होंने कहा अरे यार तुम्हें मना किया था, तुमने वायरलेस यूज़ क्यों किया। चलो एक आदमी तो इन्होंने भेज दिया, फिर इन्होंने यहाँ पे अपना टेंट लगा दिया, टेंट लगा लिया, और यहाँ पे कहा कि भाई रात हो गई है, अब यहाँ पे विश्राम करेंगे, यहाँ पे विश्राम करेंगे हम। अब ये पाकिस्तानियों को यहाँ पे पता चल गया कि अरे भाई पिताजी आ गए हैं हमारे बाप पुराने, तो ये बंदूक ले गए अपना हथियार लेके। अब इनके पास तो वो वाला जैकेट था जो इन्होंने खरीदा था, बिल्कुल गर्म, 15 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर में भी गर्म रखे। ये पहुंच गए, अब यहाँ पे सब सो रहे थे, सब अपने टेंटों में सो रहे थे। एक आदमी सिर्फ जग रहा था और वो निगरानी कर रहा था। यहाँ से इसने पाकिस्तानी के फौजी ने गोली मार दी, यही इसने बेवकूफ़ी कर दी। पाकिस्तानी के पास अकल नहीं है, पाकिस्तानियों के पास अकल बिल्कुल नहीं है। इसने एक को देखा, एक को गोली मार दी। अब जिसने ऐसी गोली मारी, इतने में इसने अपना AK-47 जो था वो दाग दिया, तो गोलियों की आवाज़ हुई तो बाकी सारे सब
जग गए, सारे बाकी सारे सब जग गए। तो फिर इन्होंने भाई अपनी पोजीशन ले ली, अपने हथियार उठाए इन्होंने और सबको एक एक करके मार दिया, सबको एक एक करके मार दिया। अब मार दिया और मारने के बाद इनका जैकेट उतार लिया, इनका सारा जैकेट वाकेट उतार के खुद इन्होंने पहन लिया। तो इस दौरान हुआ क्या था कि इन्होंने फोन कर दिया था पाकिस्तान में, पीछे जो इनके बैकअप में जहां इनका वो था चौकी थी, कि भाई हमें और हथियार चाहिए और वेपन्स चाहिए, हमें और हथियार और वेपन्स चाहिए। तो इनको लगा कि लगता है क्या बोलते हैं हमारे पाकिस्तानियों ने उन पे कब्जा कर लिया है, तो और वेपन्स वगैरह हम उनको भिजवा देते हैं, या युद्ध चल रहा है। अब ये सब हिंदुस्तानी इनका जैकेट वाकेट पहन के वहां पे अपना गरम गरम, अब भाई सर्दी में अगर इतनी 15 डिग्री टेम्परेचर में अगर आपको ऐसी जैकेट मिल जाए जो राहत दे दे, तो और फिर क्या है, क्या मजे वाली बात है। यहाँ टेंट में नींद ही नहीं आ रही थी इन लोगों को, ठीक है ना, इन लोगों को टेंट में नींद ही नहीं आ रही थी ठंड के मारे। ठंड कहाँ से आएगी, इतनी ठंड में नींद आएगी क्या, वो तो जाग ही रहे थे। ऊपर से इसने गोली चला के और इन लोगों को सतर्क कर दिया कि भाई आ जाओ, हम आ गए हैं, हमें मारो, आओ फटाफट। तो इन्होंने इनकी जैकेट वाकेट पहन ली अपना। अब ये ऊपर से हेलीकॉप्टर से आए अपना, इन्होंने अपना और वेपन्स गिरा दिया और जैकेट वाकेट अपना खाने पीने का सामान वामान गिरा दिया, और फिर इन्होंने ये सारा कब्जा कर ही लिया, ये सारा एरिया। फिर उसके बाद हिंदुस्तान से फोन आ रहा है, भाई कहाँ हो, प्लीज हमें बताओ, लोकेशन बताओ, ये वो है, क्या सिचुएशन है। वो कह रहे सिचुएशन कुछ नहीं, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कब्जा कर लिए हैं। तो खाने पीने का सामान था अपना, बादाम किशमिश सुहाड़ा लेके आई थे, वो अपना खाए मजे किए। तो ये सारी चीजें, ये सैनिक तकनीक होनी जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास वो जैकेट नहीं थी। जैकेट जो 15 डिग्री में, जो 15 डिग्री -15 डिग्री से -30 डिग्री तक काम करे, वो नहीं थी। लेकिन एक चीज थी, क्या था, हौसला हौसला हौसला, मनोबल। क्या, मनोबल, ये भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है ना साथियों, तो फिर आप कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकते, आप अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये हौसला मनोबल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक बार को तकनीक या इन चीजों से समझौता हो सकता है, लेकिन मनोबल से नहीं, कोई समझौता नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक तकनीक होनी चाहिए भाई, उद्योग धंधे जो हैं आपके विकसित होने चाहिए, तकनीक उनकी अच्छी होनी चाहिए। अगर पिछड़ी हुई तकनीक है, परंपरागत तकनीक है, तो आप क्या है, आप शक्तिशाली नहीं बन सकते, ठीक है ना। विकसित देश क्यों विकसित है, क्योंकि उन्होंने आज से 50 साल 100 साल पहले ही, 150 साल पहले ही औद्योगिकरण हो गया था, नए नए उद्योगों की स्थापना हो गई थी, वहां पे कार्य मशीनों से होने लगा था। और भारत में क्या था, आजादी तक पुरानी तकनीक यूज हुआ करती थी, हाथों से काम हुआ करता था, हाथों से चीजें बनाई जाती थी। तो ये क्या है, औद्योगिक तकनीक का होना भी जरूरी है। आप हाथ से या पुरानी परंपरागत तकनीक से अगर एक कपड़े का उत्पादन करते हैं, लेकिन औद्योगिक तकनीक है, तो आप उतने ही टाइम में 10 कपड़ों का उत्पादन करेंगे, तो कितना फायदा हुआ। अगर एक कपड़े से आप अगर 50 रुपए कमा रहे हैं और उतने टाइम में ही 10 कपड़े बना दिए, तो कितना कमाएंगे आप, 500 रुपए कमाएंगे। तो ये फर्क होता है, औद्योगिक तकनीक का बहुत ज्यादा महत्व है। संचार तकनीक भी बहुत महत्व रखती है दोस्तों। संचार, आपस में बातचीत करना, सूचना प्राप्त करना, सूचना भेजना, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है ना। और खास तौर पे युद्ध के काल में संचार का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। आप अपनी स्थिति से अवगत कराते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम इस सिचुएशन में हैं, हमें और वेपन्स चाहिए, हमें वेपन्स भेजो, या हमें हमें क्या बोलते हैं, हवाई 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 क्या बोलते हैं, हवाई अटैक से हमें वो चाहिए, बैकअप चाहिए, ठीक है, या हमें कवर चाहिए, या पीछे से आप और सैनिकों की डिमांड कर सकते हैं। तो संचार तकनीक का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें ही नहीं, आपका क्या बोलते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी संचार का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है ना। हम यहाँ पे बैठे बैठे चाइना से बहुत सारा सामान ऑर्डर करवाते हैं, यूएसए से करवाते हैं, हम ताइवान से सामान मंगवाते हैं। तो ये सब संचार तकनीक की वजह से संभव हुआ। वरना एक आदमी यहाँ से पहले ताइवान जाएगा, फिर वहां पे प्रोडक्ट देखेगा, फिर ऑर्डर देगा और फिर आएगा, तो इस दौरान क्या होगा, टाइम भी बेकार होगा, ठीक है, और पैसा भी ज्यादा लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे बैठे बैठे आपने संचार तकनीक के जरिए आपने नेट पे उसका प्रोडक्ट देख लिया, उसका प्राइस देख लिया, उसकी क्वालिटी देख ली, और फिर आपने उस पे ही संचार तकनीक के माध्यम से ही आपने उसको ऑर्डर कर दिया। तो आपका समय भी बचा और आपका पैसा भी बचा। तो संचार तकनीक का भी बहुत ज्यादा महत्व है, किसमें,
राष्ट्रीय शक्ति के वृद्धि में, ठीक है ना। जिस देश के पास संचार तकनीक नहीं है वो दिक्कत है, उसके राष्ट्रीय हित पे खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि उसके पास सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। संचार तकनीक के लिए क्या यूज किया जा सकता है? सैटेलाइट यूज किए जा सकते हैं दोस्तों, है ना। सैटेलाइट लाइट होता है, उससे यूज कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सियाचिन हो गया, या हमारे हिमालय पर्वत पे, या फिर जो बॉर्डर पाकिस्तान और चीन से लगे हुए हैं वहाँ पे पाकिस्तान या चीन कोई मतलब क्या कर रहा है, कोई कार्रवाई कर रहा है क्या, वहाँ पे सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है क्या, वहाँ पे टैंकर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन सारी सूचनाएं हमें सैटेलाइट से मिल जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी शक्ति बढ़ाने में। विचारधारा, आइडियोलॉजी कैसी है दोस्तों आपकी, ठीक है ना। विचार है ये, विचारधारा। अब दोस्तों विचारधारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है किसी देश की शक्ति में। अब क्या बोलते हैं, हमारी विचारधारा कैसी थी? हमारी शुरू में विचारधारा थी अहिंसावादी थी, अहिंसावादी थी, ठीक है ना। हम मित्रता बंधुत्व पे जोर देते थे, ठीक है ना। तो ये हमारी विचारधारा थी। तो उस समय हम शायद इतने शक्तिशाली नहीं थे, ठीक है ना, उतने शक्तिशाली नहीं थे। अब हमारी क्या है, यथार्थवादी है, यथार्थवादी है। तो हम अब अपने सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को हमने तैयार कर लिया है। हम पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, या चीन, हम इनकी वजह से हमने अपने आप को पर्याप्त शक्तिशाली कर लिया। तो एक विचारधारा है, वो भी आपको क्या करती है, आपकी शक्ति को बढ़ाती या घटाती है। अगर आप अहिंसावादी हैं, आप युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं रखते, आप मित्रता वगैरह इन सब चीज़ों में वो रखते हैं, तो आप जरूर निश्चित रूप से आप ज़्यादा शक्ति की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपकी साम्राज्यवादी विचारधारा है, अगर आपकी क्या बोलते हैं यथार्थवादी विचारधारा है, तो आप ताकत इकट्ठा करेंगे, आप पावर इकट्ठा करना पसंद करेंगे। जैसे चीन है, चीन की विचारधारा कैसी है? साम्राज्यवादी। तो क्या करता है ये ज़्यादा शक्ति इकट्ठा करने के चक्कर में, ज़्यादा शक्ति इकट्ठा करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर रखना चाहता है, और इसका प्रयोग भी करना चाहता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार शक्ति इकट्ठा करनी ही पड़ेगी, इसकी मजबूरी है, इसकी विचारधारा ही ऐसी है, ठीक है ना। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है ये। राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, आपका करेक्टर कैसा है, राष्ट्रीय चरित्र जैसा होगा तो उसका भी आपकी उस पर राष्ट्रीय शक्ति पे प्रभाव पड़ेगा, कि भैया आपका राष्ट्रीय चरित्र कैसा है। राष्ट्रीय मनोबल, ये मैंने आपको अभी जिक्र किया था, राष्ट्रीय मनोबल, कि राष्ट्रीय मनोबल आपका कैसा है। अगर आपके सैनिक का मनोबल कमजोर है, तो फिर क्या होगा, आप आप कमजोर हैं, फिर आपके पास शक्ति नहीं है। लेकिन अब आपका राष्ट्रीय मनोबल उच्च है, उस तो क्या है, आप शक्तिशाली हैं। ये जो मनोबल है ना, ये मनोबल वर्ड, ये आपकी शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है आपका मनोबल कैसा है। आपने वो फिल्म देखी है बॉर्डर, वो तो हकीकत की कहानी है। बॉर्डर में वो क्या होता है, सरदार क्या कहते हैं, चिड़िया के संग बाज लड़ावा, चिड़िया के बाज लड़ावा। एक नाल, शायद नाल बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, एक नाल 1,00,000 लड़ावा, यही बोलते हैं ना। नहीं, ये नहीं बोलते शायद, मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, चिड़िया के संग बाज लड़ावा, गीदड़ को मैं शेर बनावा, ता में गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, यही कहते हैं। तो आप में से जो भी सरदार भाई होंगे, सॉरी अगर मैंने गलत बोला है तो सॉरी कहूँगा, लेकिन इसका भाव बहुत अच्छा है, चिड़िया के संग बाज लड़ावा, जब बाज आकाश में उड़ता है ना,
तो बाज के आसपास कोई छोटी चिड़िया नहीं उड़ती है। क्यों? मार के खा जाएगा वो, उस चिड़िया को मार के खा जाएगा। बाज जब उड़ता है तो वो अपने आसपास किसी कबूतर, चिड़िया, पक्षी को नहीं उड़ने देता। इतना खतरनाक जानवर होता है बाज। सांप को मार के खा जाता है वो, सांप को किंग कोबरा का शिकार कर लेता है। तो कहता है चिड़िया के संग बाज लड़ावा, मतलब मैं चिड़िया को बाज के संग भिड़ा दूंगा। क्या? मैं चिड़िया को बाज के संग भिड़ा दूंगा। गीदड़ को मैं शेर बनावा, कि मतलब जो गीदड़ होता है ना, गीदड़ क्या होता है? जैसे शक्तिशाली आदमी देखता है भाग लेता है फटाफट, है ना, और दूर से ही गुर्राता है। तो गीदड़ को मैं शेर बनावा, क्या कह रहे हैं कि गीदड़ को मैं शेर बना दूंगा। तो क्या करें, चिड़िया को मैं बाज लड़ावा, मतलब चिड़िया को बाज से लड़ा दूंगा, गीदड़ को मैं शेर बनावा, गीदड़ को शेर बना दूंगा। ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह थे, वो ऐसे मनोबल बढ़ाते थे, है ना। एक के संग लाख लड़ावा, कि मतलब एक आदमी को लाख से भिड़ा देंगे। अब सोचो ऐसे लोगों का सरदारों का भैया मनोबल बहुत ऊपर होता है। क्या होता है? सरदारों का मनोबल बहुत ऊपर होता है, बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत दिलेर होते हैं। देखा होगा बॉर्डर फिल्म के अंदर में आपने, बॉर्डर के अंदर में किसको? सन्नी देओल को, है ना, उसी ने रोल किया था, देओल अच्छा रोल किया था। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके, अच्छी बहुत बढ़िया फिल्म है। तो वो क्या कहते हैं, वो 1 लाख से नीचे बात ही नहीं करते, 1 लाख से नीचे बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं एक एक नू 1 लाख लड़ावा, मतलब एक को 1 लाख के संग भिड़ा देंगे। और वो कितने आए थे उस समय? उसमें शायद 20,000 के करीब करीब सैनिक लेके आए थे वो, ठीक है। और इधर कितने थे? 200 थे, 2,000 थे या शायद 20,000 थे, कुछ ऐसे ही थे। और ये 200 लोग थे। इन 200 ने लेकिन इनके पास क्या था? अच्छा, इनके पास टैंक भी नहीं थे। ये टैंक लेके आए थे, ये सब टैंक अमेरिका से खरीद के। लेकिन इनका मनोबल, ये मनोबल नहीं, मनोबल तो कहीं बिकेगा नहीं ना, मनोबल कहीं खरीद नहीं सकते आप, मनोबल आप कहीं खरीद नहीं सकते। ये तो आपके उसमें है, आपकी रगों में दौड़ता है। तो भारत के क्या बोलते हैं, रगों में तो मनोबल था। इन 200 लोगों ने इनको बहुत मारा भैया, इनको बहुत मारा, पाकिस्तानियों को मारा। उनका टैंक भी छीन के रख लिया है। कभी आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। शिमला में हम गए थे तो वहां देखने को मिला था हमें पाकिस्तानी टैंक, अभी भी सजा वजा के पेंट वेंट करके रख रखा है। उनका टैंक वैंक भी छीन लिया था, ठीक है। और बहुत को मारा पीटा, बहुत बहुत लोगों को बंदी बनाया, और बहुत सारे बेचारे दुम दबा के भागे सब, है ना। तो क्या ये मनोबल भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगला बात करते हैं नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है दोस्तों? नेतृत्व बहुत जरूरी है। अब जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारा नेतृत्व एक प्रकार से कमजोर माना जाता था, इतना ज्यादा वो नहीं था। लेकिन अब जैसे मोदी जी आए हैं, विदेश नीति में इन्होंने कई सारे डिसीजन लिए हैं, तो उससे क्या होगा, मनोबल से भी बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि कई लोग होते हैं, उन लोगों की सोच क्या होती है कि उनके व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या? उनके व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है कि सोच सोच की बात है, कि मोदी जी जो है वो और अमित शाह की जोड़ी है, ये लोग ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं। कि ठीक है कि अगर तुमने अगर आतंकवादी घटना कर दी और वो कर दी, तो वो इस चीज को सुलझाने के लिए बातचीत से ज्यादा विश्वास इन्होंने कार्रवाई में कर दिया है ना। तो नेतृत्व का भी बहुत फर्क पड़ता है। जब एक ऐसा नेता होगा, जो बातचीत में विश्वास रखता होगा, बातचीत समझौते में, है ना, समझौते में विश्वास रखता होगा, तो पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण खूब होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटना ज्यादा होगी, आतंकवादी घटना घटना ज्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसा नेता होगा जो कार्रवाई करने में विश्वास रखेगा, कार्यवाही, प्रतिक्रिया देगा, जवाब देगा, ठीक है ना, देगा, तो क्या होगा, फिर ये आतंकवादी घटना कम होगी, वादी घटना कम होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहेगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमें युद्ध करना पड़ जाए। और युद्ध में तो 3 बार पाकिस्तान धूल चाटा ही है ना, थूक के चाटा है, हम तो इसको कहेंगे थूक के चाटा है, थूक के चाटा। किसने? पाकिस्तान ने थूक के चाटा, है ना। तो
क्या है कि ये बहुत जरूरी है। नेतृत्व स्ट्रांग हो, मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पाकिस्तान 3 बार उसने युद्ध किया लेकिन वो नहीं जीत पाया। अब वो क्या है कि आतंकवादी घटनाओं का सहारा लेता है, ठीक है ना, आतंकवादी घटनाओं का, और पाकिस्तान का मुद्दा उठाता रहता है, सॉरी इसका मुद्दा उठाता रहता है आपका कश्मीर का। लेकिन ये है कि कुत्ते की दुम है, थूक के चाटता है बार बार, अकल आती नहीं इसको। उसी तरह नेतृत्व के बाद कूटनीति है। कूटनीति वार्ता चालाकपूर्ण जो चालें होती हैं, वार्ता की चालाकपूर्ण चालें होती हैं, उनको कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई आप अपने फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा बातें मनवा लो, अपने फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा बातें मनवा लो, कि इससे आपकी शक्ति क्या होगी, फिर बढ़ेगी, आपकी पावर्स ज़्यादा होंगी। तो ये भी कूटनीति भी क्या बोलते हैं, एक शक्ति बढ़ोतरी का एक स्रोत है, ठीक है ना। कि आप जब भी किसी के संग संधि कर रहे हो, समझौता कर रहे हो, तो आपकी कूटनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें अपने फेवर में करवा सको, अपने अनुकूल करवा सको उस समझौते को, तो उससे आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। अब शासन के गुण, ये शोर बहुत ज्यादा आ रहा है रे भाई। चलो, शासन के गुण भी होने चाहिए भाई, शासन के गुण आवश्यक हैं। औद्योगिक क्षमता, कि भाई आपकी औद्योगिक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। आप उद्योग धंधे पर्याप्त होने चाहिए, ताकि आपके जो देश में है, जो जनता है, उनको रोजगार मिल सके, प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो सके, संसाधन सबको मिल सके, और आप क्या हो कि निर्यात कर सके। निर्यात, जब आप निर्यात करेंगे ना, तभी आपको लाभ होगा, तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अगर आपका आयात आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, तो क्या होगा, आपको लाभ होगा, ठीक है ना। लाभ होगा, बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा बहुत आ जाएगी। फिर उस विदेशी मुद्रा से आप जो मर्जी, जहां मर्जी, जो मर्जी खरीद लीजिए। चाहे आप क्या बोलते हैं, राफेल खरीद लीजिए, चाहे आप मिराज खरीद लीजिए, चाहे आप कोई न्यूक्लियर क्या बोलते हैं आइटम खरीद लीजिए, जो मर्जी खरीद लीजिए। लेकिन आपका आयात कम है, निर्यात ज्यादा है। आयात ज्यादा है, सॉरी, आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। ये शायद मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है। आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। तो क्या होगा फिर आपको, कि आपने खरीदा ज्यादा और बेचा कम, तो भुगतान असंतुलित हो जाएगा, आपका भुगतान असंतुलित हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खरीदा ज्यादा, तो आपका पैसा जो है, आपकी मुद्रा बाहर चली जाएगी, आपकी मुद्रा बाहर चली जाएगी, बाहर, ठीक है। और जब आप क्या करोगे, निर्यात करोगे कम, है ना, निर्यात करोगे कम, बाहर भेजोगे, माल कम भेजोगे, तो पैसा कम आएगा, विदेशी विदेशी मुद्रा कम आएगी, विदेशी मुद्रा कम आएगी। तो इससे क्या होगा, भुगतान असंतुलन हो जाएगा, और आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, निर्यात ज्यादा कर रहे हो, आयात कम कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके पास विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, विदेशी मुद्रा ज्यादा होगी। तो आपके पास मुद्रा ज्यादा होगी, तो आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, औद्योगिक क्षमता का बहुत महत्व है। सैनिक क्षमता का भी देखो बहुत महत्व है। एक आर्मी होती है, ठीक है, हर जगह क्या होता है कि हर जगह आप ना मिसाइल से, या आपका नेवी से, पानी थल, हर जगह आप वायुसेना और जल सेना का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। जल सेना का प्रयोग नहीं करते। जल सेना का प्रयोग तो आप समुद्र में ही करेंगे, यहाँ समुद्र में ही होगा ये, ठीक है ना, समुद्र के में ही होगा, और कहीं नहीं हो सकता। वायुसेना का प्रयोग एक बार को खलबली मचाने के लिए होता है, खलबली मचा देगा ये, बिल्कुल ताबड़तोड़ बमबारी करेगा, आएगा ऊपर से उड़ता हुआ आएगा, हजारों बम रॉकेट मिसाइल छोड़ छाड़ के निकल लेगा, निकल लेगा, ठीक है ना।
क्या करेगा, निकल लेगा। लेकिन अब जैसे भारत में आप हिमालय पर्वत देखते हो, इतना ऊंचा ऊंचा 80 डिग्री 80 डिग्री पे पहाड़ है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे इससे वायुसेना से युद्ध करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, पता नहीं चलेगा। यहाँ का मौसम भी बड़ा खराब है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मौसम भी खराब है, तो यहाँ पे युद्ध करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। ज़्यादा ऊंचाई से बम फेंकोगे तो आप गिराना चाहोगे, यहाँ पे गिर जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर आपके सैनिक होंगे तो धमाका होगा तो सारी बर्फ सरकेगी, आपके सैनिक भी दब सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आपकी आती है थल सेना कम आती है, थल सेना काम आती है, और इसी का ही रोल होता है ऐसी जगहों पे। तो क्या है कि आपकी सैनिक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, तकनीक के साथ साथ, वेपन्स के साथ साथ सैनिक क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। तो भारत के पास अपनी सैनिक क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत मारक, बहुत अच्छा हुआ है, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अब तो भारत के पास विभिन्न प्रकार के हथियार सब कुछ अवेलेबल हैं। तो आपके पास जो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप क्या बोलते हैं, आपके पास पावर्स होगी, ठीक है। हो सकता है किसी के पास कुछ कम हो, कुछ ज़्यादा हो, ठीक है ना। जापान आज की डेट में एक शक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिए नहीं कि उसके पास क्या बोलते हैं एक बहुत ज़्यादा सुदृढ़ सेना है, नहीं। उसकी रखवाली तो वो करता है, आपका अमेरिका करता है, यूएसए करता है, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त शक्तिशाली है, ठीक है ना। क्या है, पर्याप्त शक्तिशाली है। चलिए दोस्तों, अब कुछ इसके अंदर कोटेशंस हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये अगली क्लास में करें। शक्ति का, राष्ट्रीय शक्ति का पार्ट 2 बना दें, थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा बहुत ही है, या मैं आपको ऐसे ही करवा दूं। ये मैंने आपको राष्ट्रीय शक्ति की तत्व करवाए थे, चलो थोड़ा सा और इसमें मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, आप कर लोगे। कोई बात नहीं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपने ये तो समझ लिया कि राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, किसी दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को, उसके कार्यों को अपने अनुकूल बनाना और प्रभावित करना ही क्या है, राष्ट्रीय शक्ति है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता क्या होती है, ये उच्च और निम्न के संबंध को स्थापित करती है, ठीक है ना। क्या करती है, उच्च और नीच की, मतलब कोई कमजोर होगा, कोई शक्तिशाली होगा, इस संबंध को स्पष्ट करती है। क्या करती है, उच्च और नीच को, शक्ति उच्च और निम्न के संबंध को स्पष्ट करती है, स्पष्ट करती है, ठीक है ना। आप अगर जैसे कोई अधिक शक्तिशाली है, ठीक है, और कोई कम शक्तिशाली है, तो उसके बीच में संबंध स्पष्ट हो जाएगा कि यार वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा कम पावरफुल है, ठीक है ना। तो क्या, उच्च और निम्न के संबंध को इससे स्पष्ट कर देगी, ठीक है। जब हम अपनी तुलना पाकिस्तान के संग करते हैं तो हम अधिक शक्तिशाली होते हैं, जब हम यूएसए या रसिया के साथ करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम कम शक्तिशाली हो जाते हैं। तो क्या, ये उच्च और नीच को संबंध स्थापित करती है। आप देखते हो ना कि आर्थिक पावर में 1 2 3 4 रैंकिंग दी जाती है, उसी तरह सैन्य पावर में भी रैंकिंग दी जाती है। तो ये उच्च नीच को संबंध को स्पष्ट करेगी, ठीक है ना। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव को स्पष्ट करती है। क्या करती है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव को, वैज्ञानिक प्रभाव व संबंध स्पष्ट करती है, स्पष्ट करती है ना। एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है कि जो कम शक्तिशाली देश होता है ना, वो अधिक शक्तिशाली देश से एक प्रकार से डरता है या दबता है
या अपना जो व्यवहार है उसके अनुकूल रखता है दोस्तों, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना कि एक आदमी बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा है, देखने में पहलवान है, हट्टा कट्टा है, एक दोस्त एक आदमी जो है वो कमजोर है। तो अब अगर वो दोनों अगर आमने सामने की स्थिति में होंगे ना, तो कमजोर वाला अपने आप हट जाएगा। क्यों? उसके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना रहेगा कि यार ये मोटा तगड़ा है, 6 फुट का है, हाथ पैर मोटा मोटा तगड़ा तगड़ा है, मार देगा एक गुस्सा तो मेरा 2 दांत टूट जाएगा, है ना, क्या मेरा 2 दांत टूट जाएगा। तो ये क्या एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने देखा यार वो लंबा चौड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, और मैं क्या हूं उसके सामने, पतला हूं, छोटा हूं। तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट कर देता है ये कौन, पावर, शक्ति। अब शक्ति क्या है, शक्ति का प्रयोग किस पे होता है? शक्ति का प्रयोग हमेशा जनता पे होता है। शक्ति का प्रयोग प्रयोग किस पे होगा? जनता पर होगा, जनता पर होता है, ठीक है ना, जनता पे पर होगा। अब किस पे होगा? जनता, भाई देश में जनता ही रहती है उस पे ही होगा। हाँ, ज्यादा थोड़ा बहुत जानवरों पे कर लोगे शक्ति का प्रयोग, गधे पे कर दोगे, चल भाई वजन ढो, घोड़ों पे, चल घोड़े पे करोगे ज्यादा तेज दौड़ेगा वो, है ना। तो जनता पे करोगे तो कौन करता है? सरकार करती है शक्ति का प्रयोग, लेकिन सरकार को वैधता है, ठीक है ना, प्राधिकार है। अब कुछ कोटेशंस में आपको लिखवा रहा हूं, ये लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे है कैटलिन, ये क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, विज्ञान है। लासवेल, कैटलिन, कैप्लान, ये सब जो है ना, ये आपके शक्ति वाले हैं, ये शक्ति की बात करेंगे। लॉसवेल क्या कहते हैं? लॉसवेल कहते हैं शक्ति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या है? शक्ति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक है ना। उसके बाद बेकर, ये क्या कहते हैं? बेकर कहते हैं शक्ति राजनीति से अपृथक्करणीय है। मतलब इसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राजनीति का अर्थ ही क्या है? शक्ति प्राप्त करना, ठीक है ना। राजनीतिक दल क्या करते हैं? शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? हर एक राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हमारे समाज में क्या होता है? हर कोई अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, ठीक है ना, कि हमारा पड़ोसी हमसे कम शक्तिशाली रहे, हमारे पास ज्यादा शक्तिशाली रहे। तो राजनीति क्या है? शक्ति राजनीति से अपृथक्करणीय है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी, मैंने तत्व आपको बता दिए थे। एक तत्व और है, वो भी ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ज्ञान माइकल फूको से संबंधित है। ज्ञान 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 माइकल फूको से संबंधित है। अब माइकल फूको क्या कहते हैं? फूको ये उत्तर आधुनिकतावादी थे, याद रखना, उत्तर आधुनिकतावादी, उत्तर आधुनिकतावादी वादी या उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, ठीक है ना। यह क्या कहते हैं? शक्ति का स्रोत क्या है? ज्ञान है। शक्ति का स्रोत 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 ज्ञान है। मतलब अगर जिसके पास ज्यादा ज्ञान है ना, वो अधिक शक्तिशाली है। अगर आपको माइकल फूको के बारे में ज्यादा समझना है, उत्तर आधुनिकता के बारे में ज्यादा समझना है, तो थ्योरी का जो मैंने लेक्चर दिया है उसके अंदर उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद का पूरा लेक्चर है। तो ये शक्ति क्या होता है कि जैसे देखो, अब ये ज्ञान किन के पास है? ज्ञान किसके पास है? ये टीचर के पास, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इन इस तरह के जो प्रोफेशन होते हैं उनके पास क्या होता है? ज्ञान होता है। अब मेरे पास ज्ञान है, ठीक है ना, मेरे पास ज्ञान है। अगर मैं आपको कहूंगा कि क्या बोलते हैं, आप सब लोग कौन सी बुक खरीदो? बी एल फर्डिया की बुक खरीदो, बी एल फर्डिया,
फर्डिया की बुक खरीदो, ठीक है ना। तो क्या है कि मैंने, आप लोग मेरी बात मान जाओगे और आप लोग फटाफट BL फर्डिया की बुक ले आओगे। मैंने कहा कि भाई आप BL फर्डिया की बुक ले आओ, अंतरराष्ट्रीय राजनीति आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप फटाफट जाओगे BL फर्डिया की बुक ले आओगे। तो और उससे क्या होगा, BL फर्डिया की बुक का जो उत्पादन है ना, उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मेरे पास ज्ञान था, मैंने अपनी ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है ना, ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया और BL फर्डिया की ज्यादा किताबें बिकवा दी और आपको प्रभावित कर दिया, वरना आप जा रहे थे तपन बिस्वाल की बुक लेने, ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण है, किसी की बुक अच्छी बुरी नहीं होती है, सारी बुकें अच्छी होती हैं, किसी में कम कंटेंट होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कोई BA ग्रेजुएशन लेवल के लिए बुक होती है, कोई MA लेवल के लिए होती है और कोई उससे भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक होती है। तो ऐसा नहीं है, मेरा बुक्स का नाम लेने का मतलब ये नहीं था कि कोई कम ज़्यादा है, सब अच्छी बुकें हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ज्ञान ही शक्ति का स्रोत क्या है, ज्ञान है, ये माइकल फूको कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अब शक्ति की महत्वपूर्ण शब्दावली कर लेते हैं। एक होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर ये क्या है रे भाई, सॉफ्ट पावर किसको कहते हैं, ठीक है ना। आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न होगा ना, आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र को क्या कहेंगे, सॉफ्ट पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉफ्ट पावर कहेंगे। और इसके समर्थक हैं कोहेन, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई। क्या, जोसेफ नाई। तो ये क्या है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र को क्या कहेंगे, सॉफ्ट पावर कहेंगे। मतलब ये ऐसे देश होते हैं, ये उद्योग धंधों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, उद्योग धंधों को बढ़ाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य सैनिक पावर बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना, सैनिक पावर बढ़ाना नहीं है, ये उद्योग धंधों बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी संपन्न राष्ट्र होते हैं, इनके पास पूंजी बहुत अच्छी होती है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ की उच्च होती है। तो इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट पावर कहते हैं। और इसका संबंध, इसके समर्थक कौन है, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई। ये कहते हैं कि आदमी को राष्ट्र को एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हार्ड पावर। अरे यार गलत लिख दिया मैंने, सॉफ्ट पावर के बाद हार्ड हार्ड पावर। अब सैनिक दृष्टि से मजबूत होगा ना, जो सैनिक दृष्टि से मजबूत राज्य को क्या कहेंगे, हार्ड पावर कहेंगे, हार्ड पावर कहेंगे। ये हार्ड पावर का समर्थक कौन है, मीरे शियरे हैं, मीरे शियरे। ये कैसे देश होंगे, ये अपना ज्यादा से ज्यादा खर्चा किस पे करेंगे, सैनिकों पे करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सैनिकों पे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र खरीदेंगे, अस्त्र शस्त्र। सैनिक इनके पास बहुत होंगे, सैनिक ज्यादा होंगे, मिसाइल्स बहुत होंगी इनके पास, मिसाइल ज्यादा होगी। एक मिनट जरा मैं, इनके पास टैंक ज्यादा होंगे, टैंक, गोला बारूद, ये सब चीजें इनके पास बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो ये क्यों कैसे होंगे, ये आपके कैसी पावर्स होंगी, ये हार्ड पावर होंगी। फिर इसके बाद आता है स्मार्ट पावर। पावर ये सैनिक दृष्टि से भी मजबूत होंगे, ये जो होंगे आपके सैनिक दृष्टि से भी मजबूत होंगे और आपका आर्थिक क्षेत्र से भी मजबूत होंगे, सैनिक और आर्थिक।
दोनों दृष्टि से ये मजबूत होंगे होंगे ये कहलाएंगे स्मार्ट पावर। ये स्मार्ट होंगे, ये क्या होंगे, जरूरत के हिसाब से सैनिक भी रखेंगे और अपने क्या बोलते हैं आर्थिक उद्योग धंधों का भी ये बहुत अच्छा से विकास करेंगे, तो ये बन जाएंगे स्मार्ट पावर। और इसके समर्थक हैं जोसेफ रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई, ठीक है ना। ये हो सकता है, नाम में थोड़ा दाएं बाएं हो तो उससे क्या बोलते हैं आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने पढ़ा एक क्या बोलते हैं सॉफ्ट पावर, जो क्या बोलते हैं आपका उद्योग धंधों पे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बल देते हैं, वो कहते हैं सॉफ्ट पावर कहलाते हैं। आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करते हैं वो। एक हार्ड पावर होते हैं जो सैनिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत करते हैं, उनका ज़्यादातर बजट अस्त्र शस्त्र सैनिक पावर मिसाइल गोला बारूद जेट विमान इनमें खर्च हो जाता है, खर्च करते हैं, वो कहलाते हैं हार्ड पावर। एक होते हैं स्मार्ट पावर, वो सैनिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों पे क्या करते हैं, दोनों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, दोनों रूप से ये वो मजबूत होते हैं, वो कहलाते हैं स्मार्ट पावर। उसके बाद सुपर पावर। अब ये सुपर पावर कौन होते हैं, जो अद्भुत शक्ति से संपन्न हो, शक्ति से संपन्न हो उनको क्या कहेंगे, सुपर पावर कहेंगे, ठीक है। उनके पास बहुत ज्यादा पावर होगी, ऐसी पावर होगी जो क्या बोलते हैं आश्चर्यचकित कर देगी आपको। अब आप कह सकते हैं जैसे क्या बोलते हैं जब द्वितीय सेकेंड वॉर चल रहा था, तो उस समय अमेरिका जो था हिरोशिमा और नागासाकी पे और नागासाकी पर बम गिर के सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। क्या कर दिया था, आश्चर्य, इनके ऊपर इसने परमाणु बम गिरा, परमाणु बम गिराया और आश्चर्यचकित कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिर के पूरे वर्ल्ड को आश्चर्यचकित कर दिया। तो ये क्या है, ये सुपर पावर का एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। ये ऐसी सुपर पावर ऐसी होगी जो सिर्फ एक के पास होगी, ठीक है ना, और किसी के पास नहीं होगी, ठीक है, और ये सबको आश्चर्यचकित कर देती है, इसको सुपर पावर कहते हैं। इसका कोई समर्थक है नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, सुपर पावर का शब्द का प्रयोग सबसे पहले टी आर फॉक्स ने किया था, शायद, हाँ टी आर फॉक्स ने किया था। इसका नाम मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि फॉक्स लोमड़ी चालाक होती है रे भाई, चालाक होती है, बहुत ज्यादा चालाक होती है ना, होती है ना चालाक। आपने देखा होगा लोमड़ी कितनी चालाक होती है, लड़ाई करवा देती है दो। तो ये हैं आपके आपके ये होंगे। उसके बाद एक हाइपर पावर है, इसको भी कर लेते हैं हाइपर पावर को। बहुत मिस्टेक हो जाती है मेरे से, पावर। अब ये ऐसा है इसका कि भाई हाइपर पावर को आप कह सकते हो कि भाई पूरे वर्ल्ड में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है। कौन है ऐसा, तो अमेरिका है, अमेरिका है ना, अमेरिका में है। अमेरिका जो है आपका, उसे कौन चुनौती देगा, एक ध्रुवीय विश्व में उसका वर्चस्व है ना, इसको तो कोई चुनौती नहीं दे सकता। और इस शब्द का प्रयोग किम रिचर्ड ने किया था, हाइपर पावर का शब्द का प्रयोग किम रिचर्ड ने किया था, किम रिचर्ड ने किया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना
कई अभी तक इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं कि हाइपर पावर का किसने प्रयोग किया था, लेकिन सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर वाला जरूर पूछा गया कि सॉफ्ट पावर का किसने जोसेफ नाई और आपका कौन था, और जोसेफ नाइफ और कोहेन, रॉबर्ट कोहेन ने, इन्होंने यूज किया था, है ना। और मीरेसियन ने हार्ड पावर का किया था। तो आप याद रखना कि सॉफ्ट पावर का कौन था, जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहेन, और हार्ड पावर जो था मीरेसियर, ये जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में, तो बिल्कुल सीधे ही पूछा हुआ है। तो ये चीजें थी दोस्तों। इसके बाद आई थिंक अब और कुछ है नहीं हमारे पास, है ना। और कुछ है नहीं इसके अंदर। आप इसके बाद जब मैं आप लोगों को लेक्चर देता हूँ ना, तो इसके बाद अपनी किताबें जो हुआ करें ना, वो जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। वो किताबें जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होगा ना दोस्तों कि आप लोगों का अगर कुछ रिवीजन होगा। एक तो क्या होगा, लेक्चर के बाद आपको करना क्या है, सही तरीका यही है के बाद बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, ठीक है ना, बुक पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि भाई एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन, है ना, रिवीजन हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, से हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और नंबर 2, कहीं कोई ऐसा कोटेशन है, कोई कोटेशन है, ठीक है ना, या कोई पर्टिकुलर नाम है, ठीक है ना, तो आप उसको नोट्स बना लेंगे, उसको क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। लेक्चर की जरूरत क्यों होती है, लेक्चर की जरूरत इसलिए होती है, अब बुक है, बुक में एक लैंग्वेज होती है, एक उदाहरण होता है, ठीक है ना, एक तरीका होता है। समझ में आए तो ठीक, ठीक है ना, ठीक, समझ आया तो ठीक, ना समझ आया आया तो ठीक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, काम उनका खत्म हो गया, उन्होंने बुक छाप दी, आपने बुक ले ली, समझ में आए ना आए वो आपकी समस्या है। लेकिन लेक्चर में क्या होता है कि हम जो प्रोफेसर होते हैं, एजुकेटर होते हैं, या जो टीचर होते हैं, हम उस चीज को हम उसी हिसाब से समझाते हैं जिस हिसाब से आपको समझ में आए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि हम वही एक ही एग्जाम्पल लेंगे। हमारा मन करेगा हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लेंगे, हमारा मन करेगा हम यूरोप की किसी कंट्री का एग्जाम्पल ले लेंगे, हम चीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम आपका यूएसआर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम आसियान देशों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्रीलंका का, नेपाल का, भूटान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा और हम अलग अलग तरीके से आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना, हम अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं आपको। लेकिन बुक में लैंग्वेज भी एक ही होती है, उदाहरण भी एक ही होता है, तरीका भी एक होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए प्रोफेसर की, लेक्चर की, गाइड की जरूरत होती है। क्यों, वो आपको उस तरह से समझाएगा जिस तरह से आपको समझ में आता है। और आप लेक्चर लेने के बाद, समझने के बाद आपको क्या करना है, आपको बुक जरूर पढ़ना है। बुक बहुत जरूरी है। कोई अगर कहता है कि नहीं मेरे लेक्चर पर्याप्त हैं, तो वो आपके संग झूठ बोल रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे लेक्चर एनफ है, तो मैं भी गलत बोल रहा हूं। बुक्स जरूर पढ़िए, बुक से आपका रिवीजन भी होगा, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई थोड़ी बहुत चीज अगर रह गई है, तो आप उसके नोट्स बना लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मैंने भी अपनी तैयारी इसी तरह से की थी। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमको इसको अपनी फैमिली को 500 प्लस करना है। और हम एक अभी ये वाली यूनिट चल रही है, उसके बाद दूसरी यूनिट जो आप चाहेंगे वो होगी। और जब हम तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, थर्ड यूनिट के अंदर में हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है ना। लाइव क्लास, आप आमने सामने बैठ के हम लोग क्या करेंगे,
की डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे से पूछेंगे कमेंट के जरिए, और मैं आपको लाइव क्लास के अंदर में उसका सॉल्यूशन बताने की चेष्टा करूँगा। ठीक है ना? तो चलिए ख़त्म करते हैं क्लास।